एक व्यक्ति हावड़ा से राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ता है और उसकी टिकट थी दिल्ली को जो राजधानी जाती है, उसमें V1 में 8 नंबर बर्थ थी, यानी उस व्यक्ति की जो दिल्ली जा रहा था। उसी स्टेशन से यानी हावड़ा स्टेशन से एक बहुत खूबसूरत लड़की चढ़ती है जिसका भी रिजर्वेशन B1 में और 9 नंबर सीट पर था। तो साथियों, आप सभी को मालूम है कि 8 जो नंबर बर्थ होती है वह 60 बर्थ में आती है, क्योंकि जब भी 3 टियर हो या फिर स्लीपर क्लास हो, उसकी एक कंपार्टमेंट में लगभग 8 सीट होती हैं। तो 8वीं जो सीट होती है 60 अपर सीट होती है, जो कि इस व्यक्ति की थी जो हावड़ा स्टेशन से चढ़ा B1 में। और उसी 60 जो एक सीट थी 16 नंबर एक युवती की थी जो हावड़ा स्टेशन से चढ़ती है, और उसको बताते हैं कि दिल्ली उस लड़की को भी जाना था। तो कभी कभी सफ़र में जो हम सफ़र बनाते हैं, तो ये हम सफ़र बनाना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसी एक सत्य घटना के साथ में आज हम आपके सामने हाजिर हैं, उपस्थित हैं। और ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप सफ़र करें तो आपको कैसे सावधान रहना है, लोग किस किस बहाने आपका माल, आपका पैसा और आपको लूटने की फिराक में रहते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथियों, एक 18 वर्ष की लड़की हावड़ा स्टेशन से चढ़ती है जिसकी टिकट न्यू दिल्ली तक थी, और उस राजधानी में एक सज्जन भी चढ़ते हैं जिनकी उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष की थी। उनका भी हावड़ा राजधानी से जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी उसमें टिकट था, यानी उस ट्रेन का नाम था राजधानी एक्सप्रेस। दोनों जब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो बीच में जो पार्टीशन था एक इतना ही गैप था, बाकी आपस में बैठ करके आसानी से बातचीत कर सकते थे, इतना बड़ा कोई फैसला नहीं था। धीरे धीरे लड़की ने उन भाई साहब से पूछा, क्या आपके पास सिम निकालने वाली पिन है? तो दोस्तों, अमूमन आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड मोबाइल के साथ में एक सिम स्लाइड की पिन होती है, जो कि उसमें डालते हैं तभी स्लाइड ओपन होती है, उस वक्त हम सिम को डालते और निकालते हैं। तो सज्जन ने बोला, हाँ मेरे पास स्लाइड पिन है, और उन्होंने अपने मोबाइल का पोर्ट खोला और उनको वह स्लाइड की पिन दे दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा थैंक्स, और उसने अपने मोबाइल से जो पिन निकाली, सिम निकाल करके दूसरी सिम बदली गई, यानी जो सिम वह डालने जा रही थी वो बिल्कुल न्यू सिम थी। ये एक जरिया था उस लड़के तक पहुंचने का। धीरे धीरे क्या हुआ कि लड़की ने सिम बदली करके और उस सज्जन भाई साहब को पिन वापस दे दी और कहा थैंक्स भैया, लेकिन अभी हमारी सिम एक्टिवेट नहीं हुई। लड़की का ये जवाब था। सज्जन ने बोला कि आपकी सिम एक्टिवेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब आपकी सिम पर मैसेज आ जाता है तो एक कॉल आपको करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन की जाएगी। लड़की ने बोला ओके। थोड़ी देर बाद में उस सज्जन ने इसी बहाने से लड़की से बोला, आप मुझे परेशान नज़र आ रही हैं, यदि आपको कहीं पर भी कॉल करना हो तो आप हमारे मोबाइल से कॉल कर सकती हैं, जब तक आपकी सिम एक्टिवेट नहीं होती है तब तक के लिए। लड़की ने बोला अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो हम आपसे मोबाइल ले लेंगे। 10 से 15 मिनट तक लड़की चुप रही, और 15 मिनट के बाद में लड़की ने उस सज्जन से मोबाइल फ़ोन ले लेती है। लड़की ने कहीं पर भी कॉल नहीं लगाया, यानी उस सज्जन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपने परिवार की यानी अपनी मिसेज की फ़ोटो लगा रखी थी, और मैसेज उनकी बहुत ही खूबसूरत थी। इसी बहाने से लड़की ने पूछा, क्या ये आपकी मैसेज है? सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये मेरी मैसेज है, तो ज़रा मुझे गैलरी भी दिखाइए। सज्जन ने उनको पूरा गैलरी खोल के दे दिया, यानी जैसे ही उन्होंने सारे पासवर्ड उस लड़की को बताए तो लड़की ने वहाँ से इनका डाटा चोरी करना शुरू कर दिया, और जो भी इनकी गैलरी में इम्पोर्टेंट फुटेज थी वह अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी तक भाई साहब को कोई भी खबर नहीं मालूम। धीरे से उस लड़की ने इनका मोबाइल फ़ोन रिटर्न दे दिया, एक मिस कॉल मार के, जो कि किसी का कॉल उस पर आने वाला नहीं था। धीरे से उस लड़की ने अपने बैग से खाना की डिब्बी निकाली
और कहो भैया आपको अगर खाना हो तो आप खा सकते हैं। दरअसल मैं ये 2 व्यक्तियों का खाना लेकर आई थी। एक हमारा दोस्त था जो कि किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो आप उसकी जगह पर आप खाना खा सकते हैं। भाई साहब ने बोला नहीं अभी तो भूख नहीं है, फिलहाल ट्रेन को चलने दीजिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। ट्रेन चल दी और काफ़ी समय गुजर गया, यानी जो बंगाल से ट्रेन और बिहार में प्रवेश कर चुकी थी और लड़की की इधर जो टाइम प्लान था वह भी नज़दीक आता जा रहा था। यानी उस लड़की का पूरा टाइम प्लान था कि किसी न किसी तरह से इस लड़के को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अब लड़की की आप चालाकी देखिए, लड़की किस तरह से उस लड़के को अपना माया जाल बिछाती है, उस लड़के को बुरी तरह से लूटती है। आखिर वह लड़का फिर क्या दिल्ली पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? लड़की ने बहुत सारा बात उससे करना शुरू कर दिया कि आपकी बीवी ये है, मैं भी ये हूँ, मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम दिया, मैंने वो एग्ज़ाम दिया। यानी उसने अपनी बड़प्पन की बातें करना शुरू कर दिया। तो लड़का भी सोचा कि हाँ कोई अच्छे पढ़े लिखे की लड़की है और इसकी जो बॉडी वियरिंग है, बातचीत करने का तरीका है, बहुत ही अच्छा है। अक्सर इन लोगों का ऐसा काम होता है कि लोगों को कैसे फुसलाना है, लोगों को कैसे बहलाना है और लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, ये सब जो डेली के धंधे वाले होते इनसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। धीरे से फिर वो लड़की खाना निकालती है, लड़के के सामने रखती है और लड़का उस खाने को खा लेता है। लड़का जब खाने को खा लेता है तो उसको नींद सी आती है, वो बोलती है, बोला आप सो जाइएगा और मैं आपके सामान की रखवाली करता हूँ, फिर आप जग जाना, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, आप मेरी सामान की देखभाल करते रहना। लड़का बोलता नहीं आप पहले सो जाइएगा, मुझे तो ऐसे ही आता, मेरी तो आदत है कि मैं थोड़ा सा जब भी बैठे बैठे भी सो लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हो सकता है कि आपको लेट के नींद आती हो, आप लेट जाइएगा और मैं आपके जो सामान है उसकी देखभाल करता रहूँगा। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वह जो लड़का था वह अपनी सिस्टर की शादी के लिए काफ़ी कुछ पैसे, एक बैग में जो कैरी बैग होता है उसमें लगभग 6 से 7 लाख रुपए उसने कैरी कर रखे थे। कुछ ज्वेलरी भी थी और सिस्टर के लिए महंगी महंगी साड़ियाँ भी थी, जो कि आप सभी को मालूम है कि कलकत्ता में अच्छी अच्छी साड़ियाँ और कपड़ा का फेमस व्यापार होता है। तो वह कलकत्ता से ये साड़ियाँ भी खरीद के लेके आया था। ऐसे कुल मिलाकर के उसके पास में 4 से 5 बैग था, लेकिन जो कैरी बैग था उसमें लगभग 5 से 7 लाख रुपए थे। और उस लड़की को ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम पड़ चुकी थी कि इसके साथ में काफ़ी मोटा पैसा है। वहाँ से बात बिगड़ना शुरू हो जाती है जब लड़का लेट जाता है और सो जाता है, और जैसे ही ट्रेन दानापुर पहुँचती है उसके बाद में वह लड़की अपना पूरा, उस लड़के का भी और अपना सामान लेकर के और उतर जाती है। सुबह होता है, मुगल सराय गाड़ी पहुंचती है। मुगल सराय में जब उसकी आँख खुलती है तो वो एकदम से पागल सा हो जाता है। सबसे पहले उसको जो कैरी बैग था उसके ऊपर नज़र पड़ती है कि आखिर क्या है, मुझे क्या हो गया। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह पागल हो चुका था, क्योंकि जो उसकी कमाई थी और सिस्टर की एक तरफ शादी थी, वह पूरा बर्बादी के राह पर चल पड़ा। यानी एक रास्ते चलते हुए मुसाफिर पर हद से ज़्यादा विश्वास करना आज उसको कितना भारी पड़ गया। वह ट्रेन से नीचे उतरा। कुछ लोगों ने बोला कि जो जीआरपी रहता है आप वहाँ पर कंप्लेन लिखाइए। वह जाकर के वहाँ पर कंप्लेन लिखाता है और स्टेशन से बाहर बैठ करके वह रोने लगता है। देखने में स्मार्ट था, खूबसूरत था, हेल्थी था। इतने में कुछ सज्जन लोग वहाँ से आते हैं जो कि अच्छे खासे पार्टी से थे। फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ थीं और उसमें हूटर लगा हुआ था। देख करके जब गाड़ी क्रॉसिंग होती है तो उस गाड़ी को ये सज्जन हाथ देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी दूर हमारा गांव है और हम ऐसे ऐसे जा रहे थे, इस परेशानी में, और मेरी सिस्टर की ये शादी है। उसमें से एक सज्जन बोलता है कि लड़का तो अच्छे परिवार से लगता है, चलो देख लेते हैं। तो एक गाड़ी के साथ में उस लड़के को जाते हैं तो वहाँ पर मंडप की तैयारियाँ चल रही थी। इधर भाई की पूरी जेब कट चुकी थी। किसी को कोई विश्वास नहीं था कि शादी में रुकावट पड़ जाएगी। जा कर के वो लड़के ने सारा हाल बताया और जो उसके सज्जन थे उसको दिखाया, लेकिन
उसने बोला कि भाई अगर मेरी मदद हो सके तो 5 लाख रुपए मेरे कर दीजिएगा और आपके पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगा। इतना कह करके वह सज्जन उसी गाड़ी से वापस आ जाते हैं। जिस गाड़ी में गए थे उस गाड़ी वाले के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उसकी भी एक अनमैरिड सिस्टर यानी बहन थी, जो कि सोचती थी कि कहीं मेरा भी रिश्ता अच्छे घराने में हो जाए। हालांकि वो लड़का हेल्थी था, तंदुरुस्त था, अच्छे परिवार से था, बस यही था कि मीडियम परिवार से बिलोंग करता था, कोई हैवी सोसाइटी का नहीं था। उस व्यक्ति ने उस भाई को 5 लाख रुपए दे देते हैं। वह अपनी शादी धूमधाम से अपनी बहन की विदा कर देता है और वापस से जहाँ पर उसको जॉब मिला था वहाँ पर पहुँच जाता है। 1 से 1.5 साल उसने निरंतर मेहनत किया और उस भाई का कर्ज लेकर के वापस जब वहाँ पहुँचता है, इतना में जो उसकी शादी होने वाली थी जिस लड़की की, यानी जहाँ से कर्ज लिया था उस लड़की की अभी तक कोई भी शादी नहीं हुई थी। तो उसकी सिस्टर ने देखा कि ये कितना ईमानदार व्यक्ति है जो कि अपनी बहन के लिए कर्जा लेकर के और शादी किया और आज हमारे पैसे लौटा करके और अपने वापस जा रहा है। उस लड़की ने दृढ़ संकल्प लिया कि भैया मैं शादी ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहता हूँ। लास्ट में उसके भाई और जिसकी बहन की शादी थी, तीनों का मिलन हो जाता है और उसका भी रिश्ता तय हो जाता है। इस कहानी से आपको एक सबसे बड़ा जो सारांश निकल के आता है कि मारने वाले से बचाने वाला और बड़ा होता है। आज के समय में किसी पर भरोसा करना विश्वासघात ही नहीं, बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप सफ़र करें, किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत ना करें। अपने बारे में बिल्कुल ना बताएं कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा क्या धंधा है, क्या बिजनेस है, क्या व्यापार है। सफ़र में दोस्त उतना ही बनाएं जितना आपको ज़रूरत हो सके, वरना मेरी राय तो ये है कि सफ़र में कोई किसी का नहीं होता है। सफ़र में हम सफ़र बनाना ज़रूरी नहीं होता है। यदि ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूँगा अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।